ऑडिट के चैप्टर नंबर 2 पे हैं हम, जिसका नाम क्या है? प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्रोग्राम के बारे में उसमें हम ये फेस कर रहे थे, राइट? इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस, राइट? व्हाट इज एथिकल रिक्वायरमेंट? तो बीइंग अ सीए ना, आप कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करके चलते हो। क्या फॉलो करके चलते हो? कोड ऑफ एथिक्स। अब ये कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कोड ऑफ एथिक्स कहता है यू शुड बी पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस के साथ साथ इंडिपेंडेंस दोनों तरीके की होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस माइंड की भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की भी होनी चाहिए। क्या कहता है? सपोज करिए मैं किसी फर्म का ऑडिट कर रही हूँ या मैं किसी बिजनेस का ऑडिट कर रही हूँ, और अगर मैं बिजनेस का ऑडिट कर रही हूँ तो उस बिजनेस के बारे में मैंने समझा होगा, सारी नॉलेज गेन करी होगी, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव द नॉलेज अबाउट द पर्सन इन्वॉल्व इन द बिजनेस। मेरे पास सारी की सारी की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एज अ ऑडिटर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है इसकी इन्फॉर्मेशन को क्या रखना? कॉन्फिडेंशियल। ये नहीं है कि मैंने दारू पी और उस दारू पिए पिए में मैंने क्या कर दिया, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की बक दी, किसी और को बता दी, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, राइट? तो मेरे पास थर्ड फीचर दैट इज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी, मेरे को क्या करके चलनी है? मेंटेन करके चलनी है। क्लियर है? ओके, सो द ऑडिटर शुड कंटिन्यूसली evaluate compliance with the ethical requirement including independence। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड कंट्रोल्स, ईच एंड एवरीथिंग एम्प्लॉय करके चलना है, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस क्या होती है? दैट इज माई जजमेंट ऑफ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेज और डायरेक्शन ऑफ द अनदर पर्सन हु हैव एंगेज्ड हिम। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे बोला कि मैंने तेरे को अपॉइंट किया ना, देख तो मैं तेरे को 40 की जगह 50,000 दे दूंगा, पर तू मेरे अकॉर्डिंगली ये काम कर दे। तो मैंने बोला चल ठीक है मैं कर देता हूँ। इट मीन्स मैंने क्या किया? मेरी इंडिपेंडेंस हर्ट हो गई। वाई? बिकॉज आई एम इन्फ्लुएंस्ड और मैं आपकी विश, आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम कर रहा हूँ। सो थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट द एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट। एंगेजमेंट पार्टनर मतलब द बॉस। ओके, बॉस को क्या रहना है? दैट इज अलर्ट रहना है थ्रू ऑब्जर्वेशन। कैसे अलर्ट रहना है? ऑब्जर्व करें हर चीज़ों को, मेकिंग इंक्वायरी एज नेसेसरी। जहाँ जहाँ उसे लगे कि हाँ यार दिक्कत की बात है, वहाँ से पूछताछ करके चलना है। फॉर द एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट बाय द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, सो दैट आपको ये भी पता लगेगा कि आपके जो मेंबर्स हैं एंगेजमेंट टीम के, आपने जो स्टाफ रखा हुआ है, जो आपका स्टाफ है वो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तो नहीं नॉन कंप्लायंस कर रहा एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ। पता लगे आप कॉन्फिडेंशियल हो पर आपका स्टाफ तो कॉन्फिडेंशियल है ही नहीं, आपका स्टाफ इज नॉट परफॉर्मिंग दोज ड्यूटीज, आपका स्टाफ ही इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट? इफ द मैटर्स कम टू द एंगेजमेंट पार्टनर अटेंशन। एंगेजमेंट पार्टनर मैंने बताया ना क्या होता है? बॉस। अगर बॉस की नज़रों में कोई मैटर आता है देन वो मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम को बता के चलेगा और बताएगा हैव नॉट कंप्लाइड विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। द एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना है, मतलब बॉस को क्या करना है? देखो बॉस मत पेपर में लिख के आना, लिखना क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर ओनली शेल डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट एक्शन। सो एंगेजमेंट पार्टनर शेल फॉर्म अ कंक्लूजन बनाना है दैट ही इज फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू द ऑडिट एंगेजमेंट। सी वॉट एवर द लाइन आई एम रीडिंग, जिस पे मैं फोकस कर रही हूँ उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है, ठीक है? तो वो किस तरीके से कंक्लूजन करेगा कि मैं कंप्लाई कर रहा हूँ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के साथ? सबसे पहले बात है यू ऑब्टेन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म, है ना? पर सबसे पहले ये बात है कि आप फर्म से इंफॉर्मेशन लो, किस चीज़ के बारे में? आइडेंटिफाई करो और इवैल्यूएट करो सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप दैट क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये एंगेजमेंट पार्टनर
यानी कि बॉस। बॉस कौन हूँ मैं, दैट इज मैं अपना नाम लिख देती हूँ, राइट। मैंने क्या किया, मैंने एंगेजमेंट टीम बनाई। अब देखो टीम में आई कहना नहीं होता, एंगेजमेंट टीम मतलब वी मीन्स नैया एंड उसके आर्टिकल्स हो जाएंगे, ट्रेनीज हो जाएगा, स्टाफ हो जाएगा। और ये कौन से बंदे हैं, ये बहुत कैपेबल बंदे हैं। अब नैया ने किसी का ऑडिट करना था, ठीक है, मैंने ऑडिट करना था, मेरे पास ऑडिट एंगेजमेंट है। अब ऑडिट एंगेजमेंट में मैंने इस बंदे को भेज दिया कि जा उसका ऑडिट करा। और ये पता कौन है, ये जिसकी ऑडिट फर्म है ना, ये इसके चाचू हैं, चाचा हैं ये, है ना। और या फिर क्या है, इसके खुद के फादर हैं। तो बताओ इंडिपेंडेंस होगी, इंडिपेंडेंस हर्ट हो गई, राइट। सो ऑब्वियसली पहले तो मुझे अपने दरमियान देखना पड़ेगा, है ना। सो आई हैव टू ऑब्टेन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप दैट क्रिएट्स द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। जो देखेगा एक बच्चा है, बेचारा सोल सा है, उसको पता है, उसको धमकी दे रहे हैं वो कि देख भाई तू हमारे इशारों पे चल। या फिर उसको पता है कि वो बंदा गरीब है, तो उसको मैं बोलूँगा कि ये मेरे को पैसों के लालच में आकर ये मेरा काम कर देगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरे को मेरे दरमियान देखना है, मेरे उसमें देखना है कि दायरे में जो मेरे बच्चे हैं सारे, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हों, उनकी भी इंडिपेंडेंस मेंटेन करके चलनी है। देन आई नीड टू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन ऑन द ब्रीचेस। कोई भी ब्रीच कर रहा है, कोई भी सिस्टम, है ना, कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ब्रीच है, कोई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ब्रीच है। If any of the firm independence policy and procedure to determine whether they create threat to independence for the audit engagement. आपने देखा कि कोई बच्चे ने ऐसा काम किया था, दैट वाज रॉन्ग, जो हमारी फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर के विरुद्ध था, ऑपोजिट था। तो हमें वो डिटरमाइन करना है कि क्या वो सर्कमस्टांस इज अ थ्रेट फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट और नॉट। हमें सबसे पहले बात है, वी नीड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म। हमें क्या करना है, ऑब्टेन फ्रॉम फर्म। किस चीज़ के बारे में, दो चीज़ों के बारे में। कौन सी दो चीज़ें हैं, एक सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप। सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप दैट क्रिएट threat to independence. Point number 1, right? Then point number 2, evaluate information on identified breaches. If फर्म क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है ना सर्कमस्टांसेस। कौन सा सर्कमस्टांस हो गया, दैट ब्रीच का सर्कमस्टांस हो गया, ठीक है, सिर्फ ब्रीच। तो इवैल्यूएट करनी है हमें इंफॉर्मेशन ऑन द आइडेंटिफाइड ब्रीचेज इफ एनी, द फर्म इंडिपेंडेंट पॉलिसी एंड द प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर दे क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। अब हमें क्या करना है, आप एग्जाम्पल लेके चलना। सर्कमस्टांस कौन सा हो गया, एक ब्रीच आ गया, है ना, कि एक बंदे ने ऐसा काम कर दिया, इन्फ्लुएंस होकर पैसे के लालच में उसने गलत काम कर दिया, गलत का साथ दे दिया। तो सेकंड थिंग क्या करनी है, आपको इवैल्यूएट करके चलना है। क्या करके चलना है, इवैल्यूएट करके चलना है। इवैल्यूएट सर्कमस्टांस को करेंगे ना, कौन सा ब्रीच हुआ, क्या सर्कमस्टांस थे, इवैल्यूएट ब्रीचेस। इवैल्यूएट क्या करेंगे, ब्रीच करके चलेंगे। और फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर, कि फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर में इतनी गड़बड़ थी कि ब्रीच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, है ना। एंड क्या करके चलेंगे, फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर देख के चलेंगे, जो हमने किसके रिलेटेड करी थी, इंडिपेंडेंस के रिलेटेड क्रिएट करके चली थी, है ना। अगर तो वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर में डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तभी तो ये ब्रीच हुआ, तभी तो फर्म को ही नहीं पता लगा। बीइंग एन ऑडिटर यू शुड बी अवेयर, यू फ्रेम द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू द इंडिपेंडेंस
राइट तो उसको आप साइन करवाते हो अपने आर्टिकल से, अपने ट्रेनी से, अपने स्टाफ से, दैट यू विल नॉट ब्रीच द इंडिपेंडेंस कंडीशन। तो अगर आपके सर्कमस्टेंस हुआ विच लेड टू द ब्रीच, तो फर्म क्या करेगी, पॉलिसी एंड प्रोसीजर को इवेलुएट करेगी, देखेगी या फिर उसको रीफ्रेम करेगी, है ना। इफ एनी द फर्म इंडिपेंडेंट पॉलिसी डिटरमाइन वेदर इट क्रिएट द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, क्या ये पॉलिसी ही तो नहीं थ्रेट क्रिएट कर रही है इंडिपेंडेंस टू। देखो ऊपर वाली लाइन भी यही है, दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, यहाँ पे भी यही है, दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। पहले पॉइंट में आपने क्या सीखा, दैट यू नीड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, कहाँ से, फर्म से, है ना। दूसरा में क्या कर रहे हो, किसके बारे में, सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप के बारे में, दैट इज क्रिएटिंग थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। सेकंड चीज क्या कर रहे हो, यू आर इवैल्यूएटिंग द सर्कमस्टांस दैट इज ब्रीच एंड द फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू द इंडिपेंडेंस, that is creating threat to the independence. Now you identified, now what you will take appropriate action to eliminate such threats or reduce them to an acceptable level by applying the safeguards, or if considered appropriate, withdraw from the audit engagement where withdrawal is possible under the laws and regulation. Very important line, engagement partner shall promptly report to the firm any inability to resolve the matter for the appropriate action. कई बारी कोई मैटर ऐसा हो जाता है दैट ही इज अनेबल टू रिजॉल्व, तो वो भी बताकर चलना है कि दिस इज द अनेबल, आई एम अनेबल टू रिजॉल्व, अब क्या स्टेप लिया जाए, राइट। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। जैसे मैंने बोला ना, आपको इंडिपेंडेंस लेटर हर एक से साइन करवाना होता है। इवन व्हेन वी डिड अपना एक्सपर्ट को अपॉइंट करके चलेंगे, हमेशा ध्यान रखना, आप जब एक्सपर्ट को भी अपॉइंट करते हो ना, तो एक्सपर्ट की भी इंडिपेंडेंस उससे साइन करवाता है कि यू विल नॉट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट, जो कि हमारी इंडिपेंडेंस को हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू एस्टैब्लिश द अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। नाउ परफॉर्मिंग द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी assist the auditor in identifying and evaluating। जब आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करते हो, वो हेल्प करता है ऑडिटर को इवेलुएट करने में और आइडेंटिफाई करने में ऐसे इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस जो कि इफेक्ट कर सकते हैं ऑडिटर एबिलिटी टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट करते हो तो आपने मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देखी, मैनेजमेंट का तरीका देखा, तो आपको लग सकता है कि हाँ ये ऐसा तरीका है, ऐसी चीज़ है, इस एरिया में ऐसी चीज़ है विच कैन इफेक्ट माई प्लान एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट मतलब कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है एंड यू परफॉर्म समथिंग दैट इज नोन एज द ऑडिट एंगेजमेंट। नाउ व्हाट इज इंक्लूडेड इन द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। सबसे पहले आप क्या करते हो, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, क्या आपको उस क्लाइंट के बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, रेलेवेंट नॉलेज है, वेल रेलेवेंट उसके पर्सोनल कैसे हैं, उसके की स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, उसके बारे में जान के रखना। देन यू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, एस्टैब्लिशिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद द एंगेजमेंट सो दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। नाउ हमने ये प्लानिंग एक्टिविटी में किया था, सबसे पहले ही हमने किया था, वी एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड वी डेवलप अ प्लान, राइट। एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी तो हेल्प करती है, असिस्ट करती है ऑडिटर को, ठीक है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का मतलब स्कोप बताना है, टाइमिंग बताना है, डायरेक्शन बतानी है। ये तीनों चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हुई है। मैंने बताया ना, स्कोप अपने दायरे में रह के काम करना है, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, आपने कोई भी अलग अलग काम नहीं करना। स्कोप आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें आपने देखा कि स्कोप में क्या क्या चीज़ें कवर हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कवर हैं। टाइमिंग, ऑब्वियसली हर चीज़ का अगर टाइमली उस चीज़ को कवर ही नहीं करोगे तो रेलेवेंस कम हो जाती है ना। ये हमने ऐसे 200 में भी पढ़ा था कि टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, डायरेक्शन दे के चलनी है ऑडिट की। ऑब्वियसली एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर, सब चीज़ों को पता होना चाहिए एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। हमने ये लेक्चर 1 में ही डिस्कस कर लिया था, ऑडिट प्लान शुड बी वेरी मच डिटेल्ड। नाउ ऑडिटर शुड, ये वही रेपिटेशन ऑफ द लाइन है ये वाली, ठीक है। ऑडिटर शुड
प्रोसेस ऑफ असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन रिस्क असेसमेंट। तो सबसे पहले आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी समझ के चलना है। अब हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देखा था ना कि किस तरीके से हम इस्टेब्लिश करके चलते हैं। ये we need to do the analytical procedure, we need to obtain general understanding, determination of materiality, experts involve करने हैं, other risk assessment procedure देख के चलने हैं। तो ये देखोगे उसके बाद प्लानिंग करके चलोगे। ओके तो हमें क्या करना है, दैट इज सच मैटर्स जो हमें हेल्प करते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में। सबसे पहले आप अपने रिसोर्सेज देख के चलोगे, आपके पास क्या काम करने का वो वाला तरीका है। स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, आपके पास एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स हैं हाई रिस्क एरियाज के साथ। गिव मी द एग्जांपल ऑफ हाई रिस्क एरिया। आई गेव यू रेवेन्यू, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स मैटर। एक कॉम्प्लेक्स मैटर कुड बी वैल्यूएशन ऑफ एनीथिंग एल्स जो मेरे दायरे में कवर नहीं होता, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग एन सीए, मेरे पास अकाउंटिंग की एक्सपर्टीज़ हो सकती है, मेरे पास लॉ की एक्सपर्टीज़ हो सकती है, मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हो सकती है, मेरे पास टैक्सेशन की हो सकती है। बट ऐसे चीज़ों पे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करना, हाउ कुड आई हैव द नॉलेज, है ना। और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स मैटर्स। Now the amount of resources to allocate to specific audit areas such as number of team members कितने डालने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू डू द इन्वेंट्री काउंट, है ना, मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक इज वन ऑफ योर रिस्की एरिया, है ना। तो उसमें कितने लोग आप डालोगे सो दैट ही कैन काउंट द इन्वेंट्री अकाउंट एट द मटेरियल लोकेशन, राइट। टू द एक्सटेंट कितना रिव्यू करना है अपने अदर ऑडिटर वर्क का इन केस ऑफ द ग्रुप ऑडिट, एंड कितने हमने ऑडिट आवर्स एलोकेट करने हैं हाई रिस्क एरियाज में। सबसे पहली बात है, आप रिसोर्सेज कौन से डेवलप करके चलोगे स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज में, सच एज यूज ऑफ एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स फॉर द हाई रिस्क एरिया। हाई रिस्क एरिया के लिए ऑब्वियसली आप छोटा मोटा एरा गेरा नहीं भेज सकते हो, यू नीड द एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स। देन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कितना बजट आर होगा, कितने टीम मेंबर्स होंगे, कौन रिव्यू किसका वर्क करेगा इन द ग्रुप ऑडिट। अब अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने अमाउंट में रिसोर्सेज हमने स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज में डालने हैं, सेम वही लाइन है। नंबर ऑफ टीम मेंबर्स टू बी असाइंड टू द ऑब्जर्व द इन्वेंटरी काउंट, रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर वर्क एंड द ऑडिट बजट इन द नेम इन द एलोकेटिंग द हाई रिस्क एरिया। व्हेन द रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, जब भी हम रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे, हम वेदर एट द इंटरिम ऑडिट स्टेज और द की कट ऑफ डेट्स पे हम रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके चलते हैं। मतलब अपनी रिसोर्सेज समझ के चलना कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब समझ के चलना एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। जब हम एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को डिप्लॉय करके चलेंगे, एम्प्लॉय करके चलेंगे, लगा कर चलेंगे किसी काम पे, चाहे हम इंटरिम स्टेज पे लगा रहे हैं मतलब ऑडिट के बीच में लगा रहे हैं, या फिर की कट ऑफ डेट जैसे 31 का बोल दिया, कट ऑफ डेट पे लगा के चल रहे हैं, किस तरीके से हमें एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है। दैट इज़ कब टीम ब्रीफिंग एंड द डी ब्रीफिंग मीटिंग्स आर गोइंग टू बी हेल्ड। कैसे एंगेजमेंट पार्टनर या फिर मैनेजर रिव्यू करेगा वॉट एवर द वर्क, वेदर टू कंप्लीट द एंगेजमेंट कंट्रोल रिव्यू और नॉट। समझे इस चीज़ को कि क्या करके चलना है। पॉइंट नंबर 1, विच रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड। सेकेंड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एम्प्लॉयड, वही 3 चीज़ों के बारे में, इन्वेंट्री काउंट, ऑडिटर वर्क एंड द ऑडिटर बजट इन आवर्स। थर्ड इज व्हेन दिस रिसोर्सेज हैज टू बी डिप्लॉयड, कब हमने करने हैं, कौन से रिसोर्सेज करने हैं, कितने रिसोर्सेज करने हैं, कब करना है। यहाँ पे लिख लो क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, कितना करना है, दैट इज द अमाउंट, कब करना है, एंड कैसे करना है, कब कैसे, कितना, कैसे, ठीक है। तो हमें फैक्टर्स देख के चलने हैं टू एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। बहुत ईजी चीज़ें, बिजनेस कैसा है, नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड, ठीक है। क्या मेरे को इसके चीज़ के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द बैंक ऑडिट तो मेरे को स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, इन केस ऑफ द इंश्योरेंस ऑडिट तो मेरे को स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल क्या अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है,
कौन सी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आती है? फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू ना, अगर मेरे को लेबर बहुत ज़्यादा है, जैसे हॉस्पिटल का ऑडिट करना है, तो मुझे पता है उस पर लेबर बहुत से लोग एम्प्लॉय होंगे, तो लेबर एक्ट लगता है कि नहीं लगता है, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक देख कर चलना है कि क्या इंडस्ट्री की रेगुलेशंस है इन अकॉर्डेंस विद द हॉस्पिटल्स। कितना मैं ऑडिट एविडेंस यूज़ करूँगा जो मुझे प्रीवियस ऑडिट से मिला हुआ है, मतलब प्रीवियस ऑडिट मैंने उसका किया तो मुझे कितनी नॉलेज उससे मिली हुई है। अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स अगर हम कंसीडर करके चलते हैं, उसमें हम टाइमिंग कंसीडर, ऊपर वाला पॉइंट किसके बारे में था? स्कोप के बारे में। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी जब हमने बनाई है ना, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हमने बोला ना, प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ही है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं? स्कोप देख के चलते हैं, टाइमिंग देख के चलते हैं, डायरेक्शन देख के चलते हैं। स्कोप का पॉइंट आपने कवर कर लिया, 4 पॉइंट्स थे, है ना। अब हम किसके पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं? दैट इज द टाइमिंग एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। एंटिटी का क्या टाइम टेबल है फॉर रिपोर्टिंग? एंटिटी कब चाहती है रिपोर्ट करना? मतलब विद इन 3 मंथ्स, विद इन 1 मंथ, विद इन कितना मंथ? कितनी हमने मीटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ करी हैं। सो डिस्कस नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या होने वाला है ऑडिट का विद द मैनेजमेंट। ये हम किसके साथ डिस्कस करके चल रहे हैं? ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो रही है। क्या क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो रही है कि हाँ आपको कितने टाइम टेबल में रिपोर्टिंग होनी चाहिए? ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट प्लस कितना रिपोर्टिंग पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली हम रिपोर्ट करके चलते हैं। आई टोल्ड यू टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके पेपर है अगर मई में, तो आपका अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज़ द टाइम टेबल अप्रोप्रिएट। अगर आपका सिलेबस ही मई तक नहीं कंप्लीट हो रहा है तो हाउ वुड यू गिव योर एग्जाम्स? तो टाइम टेबल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. You need to have the meetings to discuss the timing, nature and extent of the audit work. Now you need to discuss with the management regarding the कैसी आपकी रिपोर्ट होएगी, कब कब आप रिपोर्ट करके चलोगे, ठीक है। फिर आप और क्या मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे कि क्या क्या कम्युनिकेशन जो ऑडिट वर्क में थ्रू आउट द एंगेजमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे को डेटर के साथ बात करके चलना है, फॉर एग्जांपल मेरे को क्रेडिटर के साथ बात करके चलना है, फॉर एग्जांपल मुझे ऑडिट एक्सपर्ट के साथ बात करके चलना है। आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके चलते हैं कि भाई ये कम्युनिकेशन है विच कैन टेक प्लेस इन द एंगेजमेंट। देन नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कब कब आप टाइमिंग करोगे, कब कब आपकी टीम मीटिंग्स होंगी। अभी हमने देखा था ना टीम ब्रीफिंग मीटिंग्स एंड द डी ब्रीफिंग मीटिंग्स, है ना। टीम मीटिंग कब होएंगी, किस तरीके से टाइमिंग होगा, जिस तरीके से हम रिव्यू परफॉर्म करके चलेंगे। ओके, देन now you need to consider the factors that in the professional judgment are very significant in the directing the engagement team effort. Very very important question, very 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 important question, ठीक है। अब ICI क्या पूछता है बताओ, एग्जाम्पल्स बताओ किस चीज़ की? ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट विच इज़ सिग्निफिकेंट टू एंगेजमेंट टीम एफर्ट। तो सबसे पहले देखो एक क्लाइंट है जिसकी बुक्स ऑफ एंट्रीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज 5000 से प्लस है, यू नीड टू एग्जामिन, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विच में डिटरमाइन वेदर इट इज़ मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल। अब आप ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल्स आपके अच्छे होंगे तो आप रिलाई कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ठीक है। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई है रिगार्डिंग द रेगुलेशंस और द न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, आप वो भी डिटरमाइन करके चलते हो। Now various significant changes in the financial reporting framework, अगर कोई भी चेंज इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा है, फॉर एग्जांपल पहले कंपनी के ऊपर AS लगता था, अब इंड AS लग रहा है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं, राइट। पहले सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते थे। इंड AS और AS कैसे लगते हैं? डिपेंडिंग ऑन द रेवेन्यू, कंपनी का कितना रेवेन्यू है, राइट। तो जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, other relevant development such as legal environment which has affected the entity, तो जैसे GST लग गया है ना, that is the legal environment, या फिर कंपनी के ऊपर कोई केस हो गया, that is the legal environment। क्या बोला यहाँ पे मैंने आपको? that is you need to consider in the auditor judgment, ऑडिटर की जजमेंट में, राइट, क्या significant matters हैं that he discuss with the engagement team। ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं विच ही नीड टू डिस्कस विद द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। पहला,
वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल। कि आप ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन देख के डिटरमाइन करोगे कि वेदर आई ऑडिटर नीड्स टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल और नॉट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप किसके बारे में देखते हो, दैट इज डेवलपमेंट के बारे में। क्या पॉइंट देखते हो आप, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट दोनों किसके बारे में है, दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो चीज़ों में, कौन सी चीज़ों में, अदर सिग्निफिकेंट रेलिवेंट डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन द लीगल एनवायरमेंट, अदर सिग्निफिकेंट राइट, अदर सिग्निफिकेंट में क्या आएगा, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आया है तो कोई डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अदर सिग्निफिकेंट, डेवलपमेंट ऑफ अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट्स दैट इज चेंज इन द लीगल एनवायरनमेंट विच हैज़ अफेक्टेड द एंटिटी, या फिर सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री में कोई डेवलपमेंट आया है। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री में कोई भी डेवलपमेंट आया है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेगुलेशंस में चेंज आया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेगुलेशंस में कोई भी चेंज आया है, या फिर अब क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है। फोर्थ पॉइंट, सिग्निफिकेंट चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चेंज इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है, ठीक है, तो आपका ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नाउ यू नीड टू कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन इज परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर इज रेलेवेंट और नॉट। आप कहाँ से पता लगता है, ऑब्वियसली प्रीवियस ऑडिट से आपको पता लगेगा कि कितनी इफेक्टिवनेस है इंटरनल कंट्रोल की, मतलब अगर कोई डेफिशिएंसी है क्या उसको एड्रेस किया है मैनेजमेंट ने कि नहीं एड्रेस किया है। देन मैनर इन विच ऑडिटर एम्फेसाइज, एंगेजमेंट टीम को किस तरीके से एम्फेसाइज करके चल रहा है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को उसने एक्सरसाइज किया है कि नहीं किया है। व्हाट इज़ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, दैट इज़ जब जब आपको नीड पड़ी, आपका माइंड इतना अलर्ट था कि आपने उनसे इंक्वायर किया। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, दैट इज यू आर बीइंग अलर्ट टू द सिचुएशंस, ओके, इन गैदरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। नाउ व्हाट इज द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज टू बी अप्लाइड, राइट। सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड ऑडिट वर्क बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है जब आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को डिटरमाइन करते हो। एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर, देखो बार बार फोकस जो है वो एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स के ऊपर डाला जा रहा है। मे बी असाइंड इन द एरियाज वेयर देयर इज हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कहाँ पे एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हाई रिस्क हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। ठीक है, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क हो सकता है, तो एंगेजमेंट बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू द एरियाज ऑफ द हाई आर टू बी केप्ट इन द माइंड। तो यहाँ ये लाइन नहीं करनी है, आपको ये लिख के चलना है, इम्पॉर्टेंट है, रिस्क ऑफ हाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आपने कंसिडर करके चलना है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, इन शॉर्ट उन्होंने बोल दिया कि हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, फिर हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एसर्टेन करके चलेंगे, फिर हम सिग्निफिकेंट फैक्टर्स देखेंगे जो एंगेजमेंट टीम के एफर्ट को इंश्योर करेगा, फिर हम रिजल्ट्स देखेंगे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मतलब पहले एक्टिविटी अगर हमने करी थी वहाँ से रिजल्ट्स कहाँ से पता लगेंगे, दो चीज़ों से, पहली चीज़ प्रीवियस ऑडिट असाइनमेंट्स एंड दूसरी चीज़ बताओ, professional skepticism, ascertain the nature and extent of the resources which is required in the engagement, that is the professional team members etc, right। अब ये क्वेश्चन है कैसे स्ट्रेटजी को कैसे स्ट्रेटजी हेल्पफुल है ऑडिटर को, ओके। तो सबसे पहले वो असिस्ट करती है ऑडिटर को, सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए, चाहे वो प्लानिंग है चाहे वो स्ट्रेटजी है, दैट असिस्ट द ऑडिटर। असिस्ट का मतलब वो एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है ऑडिटर को। द ऑडिटर टी ऑफ द हैंड इज वरीड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द की रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड। की रिसोर्सेज कौन से होते हैं, आई टोल्ड यू, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो सबसे पहले आपको पॉइंट क्या बताना है, दैट इज आपने एक तो किया था
प्लानिंग एक्टिविटी में एक आपने किया था, दैट इज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, और दूसरा आपने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ द प्लान। आपको यहाँ पे कैसे करना है, डेवलपमेंट ऑफ द प्लान इनकॉर्पोरेट करके चलना है, नहीं कुछ पता लगेगा दोनों डाल देना, डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं होगा ना, राइट तो उसमें आपने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान इज मैटर ऑफ द रेपिटेशन, है ना। आप उसके बाद यहाँ पे ऐसे 300 की आप, मैंने आपको बताया था यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट बिजनेस, फिर उसके बाद आपके पास नॉलेज होनी चाहिए क्लाइंट बिजनेस की। अगर आप सबसे पहली चीज़ तो यही है, दो चीज़ें तो आपने हर आंसर में कोट करनी है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट बिजनेस, ठीक है। एंड देन सेकेंड इज विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द, अच्छा सॉरी, गेनिंग द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, राइट। फिर उसके बाद ऐसे 300 दैट इज प्लानिंग एंड ऑडिट शेल डेवलप ऑडिट प्लान दैट शेल इंक्लूड नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ planned risk assessment that is ऐसे 300, planned further audit procedure that is 315, other planned procedures that are required to be carried out in the compliance with the essays. So it depends, elements of planning क्या है, obviously preliminary engagement activity and the planning activity. Planning activity में दो चीज़ें आती हैं, establishing audit strategy and the developing the audit plan. You can draw this chart in the examination, right? ये एक important question है, case study है, इसको पढ़ो। CA Karthik is planning for the audit of the company that is engaged in the manufacturing cosmetics. अब audit किसका करना है, जो cosmetics को manufacture कर रहे हैं, तो automatically उनके पास stock होगा, जो आप देख सकते हो उनकी sales कितनी है, उनकी revenue कितने हैं, उनके खर्चे कितने हैं, किस तरीके से product बन रहा है, क्या वो product, for example अगर मेरे पास कोई product है, लेट मी सी इफ एनी प्रोडक्ट इज देयर, सपोज दिस इज द प्रोडक्ट, है ना, तो इसके ऊपर कौन से रेगुलेशंस हैं वो मुझे कैसे पता लगेंगे। इंटेंसिव केयर एंड सल्फेट, ये प्रॉपर उन्होंने प्रोडक्ट्स बता के दिए हैं। देखो एज पर द कंज्यूमर एक्ट आपको अपने प्रोडक्ट के पीछे सारी डिटेल्स लिख के चलनी होती है ना। आपको अपने प्रोडक्ट के पीछे बताना होता है कि व्हाट इंग्रेडिएंट्स यू हैव मेड, यू हैव यूज्ड टू मेक दिस प्रोडक्ट एज पर द कंज्यूमर एक्ट। तो मतलब कंज्यूमर एक्ट की चीज़ें आपने फुलफिल करी, आपके क्लाइंट ने प्रोडक्ट रेडी कर दिया, उसके ऊपर लेबलिंग ही नहीं करी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसे बता के चलेंगे ना कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हो भाई, है ना। फिर आपके तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ कर रहे हो, देन दिस इज़ मेड इन इंडिया, उन्होंने बताया दैट इट इज़ मेड बाय द HUL एंड कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, कंपनी का एड्रेस बताया, उसने MRP बताया, उसको बताया कि अगर आपका क्वेरी है या फिर टोल फ्री नंबर दिया, अपनी मेल दी, मीन्स ऑल दीज आर द रिक्वायरमेंट बाय द रेगुलेशन। अब वो रेगुलेशन को इट मीन्स दिस कंपनी इज फॉलोइंग दैट रेगुलेशन, राइट। सो अब पढ़ते हैं, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ डिफेंस सेक्टर बाय द गवर्नमेंट टू प्राइवेट प्लेयर्स इन द रिसेंट टाइम मैनी न्यू कंपनीज हैव एंटर्ड। वी वर सॉल्विंग दिस सेकेंड, okay. So considering the nature of the operation of the company, he had planned to include the testing of controls of the company over the purchases, sales and inventory. I told you these are the high risk of material misstatement. One fine day he reaches the corporate office and asks for the manuals and required documentation to ensure the surprise element in the testing. He can do so. He had never shared with the management his intention to carry out above procedure. Is approach of CA Karthik proper? नहीं, when you talk to the management, भाई आप बताकर चलते हो उनको कि भाई ये मेरा टाइमिंग रहेगा, I will be coming and discussing with the management. I will be coming and discussing with the management. उनको कैसे सपना आने वाला है भाई? You need to disclose, you need to tell, okay? In this case, the Karthik has reached the office of the company without sharing the management his intention to test the controls. The auditor may decide. Auditor को क्या करना पड़ेगा? Decide करना पड़ेगा different elements of the planning, right? To facilitate the conduct of management of the engagement without compromising the effectiveness of the audit. देखो मैंने आपको बोला था हर आंसर में आपको effectiveness of the audit कोट करना है, तो उसने कोट किया शेयरिंग द डिटेल ऑफ विजिट टू टेस्ट कंट्रोल डज नॉट कॉम्प्रोमाइज। ये कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट, बट इट इज फॉर द बेटर फैसिलिटेशन एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट, देयरफॉर अप्रोच इज नॉट प्रॉपर। देखो मैं आपको बताऊं,
अपनी इज्जत कब होती है, अपनी रिस्पेक्ट कब होती है, जब आप किसी को भी बता कर जाओगे, राइट। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि तुम उनके जवाई थोड़ी हो, जब मर्जी टपक जाओगे, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू डिस्क्लोज देम कि भाई ये मेरा प्लानिंग है, आई विल बी विजिटिंग यू, एंड सो दैट वो भी अपने पेपर्स तैयारी करके रखे, है ना, सो दैट क्लाइंट का वर्क भी हैम्पर ना हो। दिस इज नॉट इन्वेस्टिगेशन कि तुम एकदम से जंप कर जाओगे, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू डिस्क्लोज देम, इट इज ही इज़ नॉट प्रॉपर। तो देखो, एक तो ये लाइन का आंसर है कि CA की जो अप्रोच है वो रॉन्ग है, उसको ही में डिसाइड टू शेयर विद द प्लानिंग रिक्वायरमेंट, उसको करना चाहिए, है ना, बताकर चलना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट हैम्पर द ऑडिट इफेक्टिवनेस। क्लियर? ओके, सो वी आर डन फॉर द टुडे।